नमस्कार। मैं अंजू सांगवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से। श्री डूंगरगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब होने की वजह से मेरी आवाज़ बहुत अधिक साफ आप लोगों को आज इस वीडियो में सुनाई नहीं देगी, किंतु मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि मेरे द्वारा बताया गया टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। आज के वीडियो में हम रीतिकाल के प्रमुख कवियों की बात करेंगे। रीतिकाल को कवियों की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया था: रीतिबद्ध कवि, रीतिसिद्ध कवि और रीतिमुक्त कवि। तीनों ही धाराओं के जो प्रसिद्ध कवि हैं उनकी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चिंतामणि की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का प्रारंभ उन्हीं से मानना चाहिए। उनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश आदि की रचना संवत 1700 के आसपास हुई थी और यही समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रारंभ का है। तो इस वजह से शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक कवि माना है। चिंतामणि ये उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के तिंकवापुर गांव में पैदा हुए थे। इनका समय 1600 ईस्वी है। शुक्ल के अनुसार ये रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। रीतिकाल के ही प्रसिद्ध कवि मतीराम, भूषण व जटाशंकर इनके भाई माने जाते हैं। हालांकि ये सिद्ध नहीं हुआ है, किंतु ऐसा कुछ विद्वानों के अनुसार माना जाता है। नागपुर के मकरंद शाह भोंसले के ये दरबारी कवि थे। उनके दरबार में रहकर ये अपनी रचनाएं लिखा करते थे। अब देखिए इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है कविकुल कल्पतरु, जो कि एक सर्वांग निरूपक ग्रंथ है और जिसकी रचना 1650 ईस्वी में हुई है। सर्वांग निरूपक अर्थात काव्य के सभी अंगों का इसके अंदर वर्णन है, जैसे कि रस, अलंकार, छंद, नायक नायिका भेद आदि। तो इस प्रकार से कविकुल कल्पतरु चिंतामणि की सबसे प्रसिद्ध रचना है। इसमें काव्य के कुल 10 अंगों का वर्णन किया गया है और इसी वजह से ये एक सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। चिंतामणि की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं रसविलास, काव्य प्रकाश, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी। इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति भी यहाँ हम देख रहे हैं: अवलोकनी में पलके न लगे, पलको अवलोकी बिना ललके। तो इस प्रकार से शुक्ल के अनुसार चिंतामणि रीतिकाल के प्रसिद्ध प्रवर्तक कवि हैं। रीतिकाल के दूसरे प्रसिद्ध कवि हैं जसवंत सिंह। जसवंत सिंह मारवाड़ के शासक थे, लेकिन साथ ही साथ राजा होने के साथ साथ ही एक प्रसिद्ध कवि भी थे। इनकी प्रसिद्ध रचना है भाषाभूषण और ये एक अलंकार निरूपक छोटा सा ग्रंथ है जिसमें अलंकारों का निरूपण उन्होंने किया है। शुक्ल ने इनके बारे में कहा है कि इन्होंने यह रचना आचार्य के रूप में लिखी, कवि के रूप में नहीं। अर्थात उन्होंने जो भाषाभूषण नामक ग्रंथ लिखा था महाराजा जसवंत सिंह ने, वो उन्होंने आचार्य अर्थात किसी को सिखाने के हिसाब से वो ग्रंथ लिखा था, कवि के रूप में उन्होंने वो ग्रंथ नहीं लिखा था। ये जो ग्रंथ है भाषाभूषण, ये जयदेव के चंद्रालोक की शैली में लिखा गया ग्रंथ है। देखिए ये एक छोटा प्रश्न बन जाता है कि भाषाभूषण पर किस ग्रंथ का प्रभाव है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जयदेव के चंद्रालोक का प्रभाव भाषाभूषण पर देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त देखिए बंसीधर, जिनकी रचना है अलंकार रत्नाकर, उन्होंने ये जो अलंकार रत्नाकर लिखी है बंसीधर ने, ये जसवंत सिंह द्वारा लिखी गई रचना भाषाभूषण की टीका है। रीतिकाल में टीका लेखन की भी परंपरा बड़ी चर्चित रही थी। किसी एक कवि या आचार्य द्वारा लिखी गई रचना का कुछ अन्य कवि टीकाएं लिखकर प्रवर्तन करते थे। जसवंत सिंह की भाषाभूषण की टीका लिखी थी बंसीधर ने और उसका नाम उन्होंने रखा था अलंकार रत्नाकर। इसी प्रकार प्रताप शाही ने भी एक टीका लिखी, किंतु
उसका नाम अभी तक नहीं मिल पाया है। गुलाब कवि नामक कवि ने भी भूषण चंद्रिका नाम से भाषा भूषण की टीका लिखी। प्रताप शाही रीतिकाल के एक प्रसिद्ध कवि हैं। क्योंकि यहाँ उनका नाम आया है तो हम साथ ही साथ ये पढ़ते चलें कि व्यंग्यार्थ कौमुदी प्रताप शाही नामक कवि की प्रसिद्ध रचना है। और व्यंग्यार्थ कौमुदी में विषय क्या है? शब्द शक्तियों का निरूपण किया गया है। अगले कवि हैं मतीराम। मतीराम का जन्म भी तिंकवापुर में हुआ था और ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि मतीराम को चिंतामणि का भाई माना जाता है। चिंतामणि का जन्म भी तिंकवापुर में और मतीराम का जन्म भी तिंकवापुर में। मतीराम की समय सीमा मानी जाती है 1604 ईस्वी से 1701 ईस्वी। 1604 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1701 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। मतीराम रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक हैं और बिल्कुल चिंतामणि की तरह ही इनके लिए भी प्रसिद्ध है कि ये प्रसिद्ध कवि भूषण के भाई थे। डॉक्टर नगेंद्र ने इनका जन्म 1604 ईस्वी के आसपास माना है। इनके पिता का नाम विश्वनाथ त्रिपाठी था तथा ये सम्राट जहांगीर, बूंदी के नरेश राव भाव सिंह हाडा, कुमायूं नरेश ज्ञानचंद तथा बुंदेलखंड के स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में रहे थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ काफ़ी प्रसिद्ध हैं और हिंदी साहित्य में उनका एक विशिष्ट ही स्थान है। इनके ग्रंथों की अगर हम बात करें तो इनका एक ग्रंथ है रसराज, जो कि कहीं कहीं हमें ये भी देखने मिलता है कि इनकी प्रथम रचना है। हालांकि इससे पहले रसराज की समय सीमा 1633 से 43 ईस्वी के आसपास थी और इससे पहले भी उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की थी, किंतु ये स्वतंत्र रूप से लिखा गया उनका एक ग्रंथ है। इसमें स्वकीय नायिका का चित्रण किया गया है, गार्हस्थ्यिक प्रेम चित्रण किया गया है, अर्थात विवाह के उपरांत जो पति पत्नी का प्रेम है, गृहस्थ जीवन का जो प्रेम है, उसका चित्रण रसराज में किया गया है। इसमें रस व नायिका भेद बताए गए हैं और जो रसराज है ये मतीराम की प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ भी माना जाता है और ये उनकी पहली स्वतंत्र रचना है। तो इस प्रकार से रसराज मतीराम की रचना हुई। उनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना है ललित ललाम। ललित ललाम में अलंकार निरूपण किया गया है। ये उन्होंने बूंदी नरेश भाव सिंह हाडा के आश्रय में रहकर लिखी थी। देखिए, रीति ग्रंथों की दृष्टि से जो मतीराम की प्रमुख उत्कृष्ट रचनाएं हैं उनमें इन्हीं दो रचनाओं का नाम लिया जाता है, रसराज और ललित ललाम। आचार्य शुक्ल ने तो यहाँ तक कहा है कि रस और अलंकार की शिक्षा में इनका उपयोग बराबर चलता आया है कि आगे आने वाले पीढ़ियों में भी जो रस और अलंकार की शिक्षा यदि दी जाती है तो उसमें मतीराम की इन रचनाओं अर्थात रसराज और ललित ललाम का प्रयोग होता रहा है। रसराज में रस और ललित ललाम में अलंकार का निरूपण है। जो रसराज रचना है उनकी, उसमें श्रृंगार रस का विवेचन किया गया है और ये रसराज भानुदत्त की रसमंजरी और रहीम के बरवे नायिका भेद के आधार पर लिखा गया है। पहले दोहे में लक्षण देकर और फिर कवित और सवैये में सरस उदाहरण दिए गए हैं। इसकी शैली इसी प्रकार से, पहले एक दोहा लिखेंगे जिसमें लक्षण बता देंगे और कि रस का लक्षण क्या है और उसके पश्चात कवित या सवैये में उसका एक उदाहरण दे दिया जाता है। जो मतीराम हैं, इनकी रसराज की भाषा को देखते हुए शुक्ल ने इनकी भाषा की प्रशंसा करते हुए लिखा कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। उनकी भाषा में नाद सौंदर्य भी विद्यमान हैं। मतीराम ने सतसई परंपरा में भी लेखन किया और मतीराम सतसई नाम से लिखा। ये उन्होंने भोगनाथ के आश्रय में रहते हुए लिखी थी। इसके दोहे सरसता में बिहारी सतसई के दोहों के समान ही लगते हैं, अर्थात मतीराम ने जो मतीराम सतसई लिखी थी उसके दोहे इतने सरस हैं कि कहीं कहीं पर उनके दोहों और बिहारी के दोहों में भ्रम सा हो जाता है कि ये दोहा बिहारी का है या मतीराम का। बिल्कुल ही उतनी ही सरसता हमें मतीराम के दोहों में भी देखने को मिलती है जितनी कि बिहारी के दोहों में। चलिए,
तो उनकी 3 रचनाएं हो गई रसराज, ललित ललाम, मतीराम सतसई। अगली उनकी रचना है फूल मंजरी, जो उन्होंने जहांगीर के आश्रय में रहते हुए लिखी थी सन 1619 ईस्वी में। एक उनकी रचना है अलंकार पंचासिका, जो उन्होंने कुमायूं नरेश ज्ञानचंद के आश्रय में रहते हुए लिखी थी 1690 ईस्वी में। वृत्त कौमुदी ये एक छंद निरूपक ग्रंथ है और ये उन्होंने स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में रहते हुए लिखा था। छंदसार भी उनकी एक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। शंभुनाथ सिंह सोलंकी के आश्रय में रहते हुए उन्होंने छंदसार नामक अपनी पुस्तक की रचना की थी। ये मतीराम की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हो गई हैं, फूल मंजरी, ललित ललाम, मतीराम सतसई, अलंकार पंचासिका, वृत्त कौमुदी, रसराज। इस प्रकार से ये जो 5-6 रचनाएं हैं, इनके नाम हमें अच्छे से याद रखने हैं। आगे देखिए, मतीराम की कविता में न तो भावों की कृत्रिमता है और न ही भाषा की। भाषा शब्दाडंबरों से पूरी तरह मुक्त है। केवल अनुप्रासिकता के लिए असक्त शब्दों की भर्ती इन्होंने नहीं की। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि दूर की कोड़ी लाने के फेर में वे नहीं पड़े। इसलिए उन्होंने नायिका के विरह ताप का वैसा वर्णन नहीं किया जैसा कि बिहारी ने करके उसे मजाक की हद तक पहुंचा दिया है। और ऐसा लिखकर मतीराम को बिहारी से भी ज़्यादा अच्छा कवि सिद्ध किया जाता है। उनको बिहारी से श्रेष्ठ साबित किया जाता है। अब यहाँ पर हम मतीराम के कुछ सवैयों को देख लेते हैं, जिससे कि परीक्षा में मतीराम से संबंधित निबंधात्मक प्रश्न पूछने पर हमें जब बीच बीच में उनके उदाहरण लिखने हो तो हम इन दोहों को, इन कविता सवैयों को उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। उनकी पहली प्रसिद्ध पंक्ति है, कुंदन को रंग फीको लागे, झलके अति अंगनी चारू गोराई। ये मतीराम की प्रसिद्ध रचना है, जो कि ये पंक्ति कई बार जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी पूछी जाती है कि प्रस्तुत पंक्ति किस कवि की है। तो ये हमें याद रखना है कि कुंदन को रंग फीको लगे वाली पंक्ति मतीराम द्वारा लिखी गई है। एक है, ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हुए नेननी, त्यों त्यों खरी निकरे सी निकाई, को बिनो मोल बिकात नहीं, मतीराम लहे मुस्काती मिठाई। एक है, केली की राती अघाने नहीं, दिन में ही में लल्ला पुनी घात लगाई, प्यास लगी को पानी दे जाइयो, भीतर बैठी के बात सुनाई, जेठी पठाई गई दुल्ही हंसी, हेरी हरे मतीराम बुलाई, कान्हे के बोल पे कान न दीनी, सुगेह की देहरी पे धरी आई। ये मतीराम की प्रसिद्ध पंक्ति है। यहाँ पर उन्होंने स्वकीय नायिका का चित्रण किया है इस पंक्ति में। एक है, आँखिन ते गिरे आंसुन के बूंद, सुहास गयो उड़े हंस की नाई। ये है मतीराम की एक अन्य प्रसिद्ध रचना। इसके अलावा, को कितेक उपाय करे, कबहु होत है आपने पीव पराए, क्यों इन आँखिन सो निहंसक हुए, मोहन को तन पानी पीजे हुए, वन माल हिये लगाए, हमें मुरली अधरा रस पीजे, या मुख की मधुराई कहो, मीठी लगे अंखियन लुनाई। ये वाली पंक्ति भी मतीराम की काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, प्रसिद्ध पंक्ति है। यहाँ पर जो पंक्तियाँ मैंने उच्चरित की है, मतीराम से संबंधित निबंधात्मक प्रश्न आने पर इन्हें उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिससे कि हमारा उत्तर है अधिक अच्छा लगने लगता है। तो इस प्रकार से आज हमने रीतिकाल के 3 प्रसिद्ध कवियों की चर्चा की है। चिंतामणि, जो कि शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कवि हैं। दूसरे हैं जसवंत सिंह, जो कि मारवाड़ के राजा भी थे। और तीसरे हैं मतीराम, जो कि अनेक कवियों के दरबार में रहे। और इनकी एक विशेषता ये भी है कि मतीराम के दोहों को लोग भ्रमवश बिहारी का दोहा समझ बैठते हैं, क्योंकि ये बिहारी सत्से के दोहों से किसी भांति भी कम नहीं आंके जा सकते हैं। चलिए, आगे रीतिकाल के प्रमुख कवियों की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।